जी सर, फिट आ जाएगा सर। वन लगाऊं? साईराम सर। साईराम साईराम। अरे कौन आ गया? Okay, so let us begin with the chanting of Omkar 3 times. चलो। Saira. Aniyati, is it all right? क्या बात है? नियति माइक खुला है आपका नियति। Okay, Sairam. So one question was asked by Sandhya, I think इसका था question 21 number death का। और किसी का कोई सर मेरा था मानवी। मानवी का, ठीक है, एक इसको करेंगे। और कोई है क्या? किसी का कोई क्वेश्चन है और है इसमें डेथ वाले चैप्टर में? ठीक है, पहले इसी को कर लेते हैं, तब बाकी लोग और ज्वाइन करेंगे जो भी है। ठीक है, इसमें देखो RPRS आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। बोर्ड पे लिखता हूं मैं इसको, सीधा दिख रहा है बोर्ड आपको? थोड़ा बताइएगा। दिख रहा है क्या बोर्ड ये अनुराग? यार ईयरफोन सब क्या देखा एक्स्ट्रा? नो सर। यस सर। ईयरफोन से तो ना। क्यों? अरे मुझे सुनना है, सब पढ़ा रहा है। सही राम, ये दिख रहा है क्या सर बेटा? सर नीचे वाला जो आपने PRS लिखा है वो दिख रहा है। ये दिख रहा है ना? यस सर। बस है ना? ओके, आज कोड आ गया मेरे पास, को एंड्रॉइड टैबलेट आ गया, इसको लिखते हैं तो कल से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोड का यूज नहीं करना पड़ेगा, उसको आज इंस्टॉल नहीं कर पाया, वो इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर उसको आई विल वर्क ऑन दैट, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके, PRS प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अरे नियति की वहाँ से बहुत आवाज आ रही है। नियति बेटा मतलब नियति आपको माइक खुला है? नियति, साईराम नियति, नियति कैन यू हियर मी? नियति क्लास चालू करके उसे चली गई, कोई आया घर पे क्या हुआ? इधर आवाज आ रही है इसकी, आप बताएंगे तो बंद करिए। ओके, सुना हो, देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में। It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill to be valued at 1/2 of net profit, है ना? Goodwill will be 1/2 of net profit, net profit credited to his account, ठीक है, his account, ये डिसीज पार्टनर का अकाउंट, उसको जितना गोल्ड मिला होगा, प्रॉफिट मिला होगा, उसका हाफ credited to his account during the last 4 completed years. During last 4 completed years.
ठीक है, तो पिछले साल 4 साल में उसको जितना प्रॉफिट मिला उसका हाफ अमाउंट गुडविल होगा इसमें दिया है। गुडविल विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द डिसीज पार्टनर ड्यूरिंग लास्ट 4 years। ठीक है, अब इसमें देखो 4 साल का प्रॉफिट दिए आपको इसमें। आर राइट, डेथ किसकी हुई, आर की हुई। आर का शेयर है 3/8, आर का प्रॉफिट शेयर है 3/8। ठीक, नाउ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years ये दिए आपको 1,20,000, 1 साल का 120 है। ठीक है, देन 80,000, 17 का 80,000 है। ठीक है, देन 40,000, देन 80,000। ये इसका प्रॉफिट दिया है। मान भी समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग पहले। तो कितना हो गया 4 साल का? 2 लाख, 3,20,000 लगता है नहीं, हाँ 3,20 हो जाएगा। ये तो टोटल प्रॉफिट हो गया 4 साल का पूरी फर्म का। समझ में आ रहा है सब लोग को? यस सर। अब उसका आर का शेयर कितना होगा? 3/8। आर का शेयर 3/8 है, कितना हो गया? 40,000 into 3, यानी उसको प्रॉफिट मिला पिछले 4 साल में 1,20,000। आपको जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला? 1,20,000। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि किसी पार्टनर की डेथ में जो गुडविल होगी वो उसको जो प्रॉफिट मिला 4 साल में उसका हाफ अमाउंट होगा। तो इसका 1/2 कर दीजिए। इसका 1/2 किया तो उसका शेयर ऑफ गुडविल आ गया 60,000। आर शेयर ऑफ गुडविल 60,000 होगा। ये क्लियर? यस सर। अब उसको कौन बचे? कोई पार्टनर पी एंड एस, उनका गेनिंग रेशियो हो गया 4:1। कुछ भी दिया नहीं है, कैसे लिया प्रॉफिट को? जो पार्टनर की डेथ है उसको हटा दीजिए, तो बचा हुआ शेयर जो है वो गेनिंग रेशियो होगा, वो लीवरेज होगा। तो 4:1 गेनिंग रेशियो हो गया। तो पी कितना देगा? 60,000 into 4/5 यानी 48,000। और एस कितना देगा? 60,000 into 1/5 दैट मींस 12,000। ठीक है, गारंटी क्या करेंगे हम लोग? P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट। P डेबिट 48,000, S डेबिट 12,000 to R 60,000। This will be the entry. P debit 48, S debit 12,000, R credit 60,000। Is it clear, Manvi? यस सर। ये आंसर है कि देखो चेक करके, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सर सही है। सही है, ठीक है, थैंक यू। और किसी को डाउट कोई इसमें? अगर डाउट नहीं है तो हम लोग चालू करते हैं फिर। सर एक हाँ सर गुडविल निकालने का कौन सा वाला सर, अनुभव? उसमें सर मेरी बुक में ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2:1। ये इसी का बुक है क्या? सर TS लास्ट ईयर का एडिशन है सर मेरे पास। सर 20 के सर आसपास होगा, 25। यस सर, क्वेश्चन नंबर 20 है न्यू बुक में। अच्छा 20 है, ठीक है, नोट देख रहा हूँ मैं, है ना? ABC वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 है ना, ये है ना? यस सर। और सर B डाइड ऑन 30 जून। हाँ एक मिनट रुको। द फर्म क्लोजेज बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, बी डाइड ऑन 30th जून। अपनी जानकारी के लिए समझ लो 3 महीने काम किया उसने, है ना? क्योंकि 31st मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं, तो उसने काम किया अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स काम की जरूरत पड़ेगी, तो है ना? ऑन हिज यस सर, डेथ इसमें गुडविल में डाउट है सर। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹6 लाख। गुडविल ऑफ फर्म की दी है आपको 6 लाख ने, है ना? नहीं सर, सर मेरी बुक में क्वेश्चन दिया है, गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटिंग बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 20%। हाँ तो वो दिक्कत नहीं, बताओ आप उसको कर लेते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम? वो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप बोलो मैं करता हूँ उसको, ठीक है? आराम से बोलो, रिपीट करा दो मुझे क्वेश्चन, ठीक है? अभी करते हैं। यस सर।
ये तो ठीक है, ये भी सी पार्टनर है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी ठीक है, 3:1 है। अनुराग, यस सर। डेथ किसकी हुई है? बी की डेथ हुई है। बी डाइड ऑन 30 जून, ये है ना? यस सर। अब बोलो आप क्या है? गुडविल का क्या इसमें दिया दिया है? हुआ है सर, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटिंग बाय एक मिनट, हाँ आराम हुआ है। सर टेकिंग ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years एक मिनट, गुडविल प्राइस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है ना? of last 3 years प्राइस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। less 20%। उसको दिया है लास्ट 3 इयर्स लेस 20%। 20%। पूरा पढ़ो, लैंग्वेज आप अपनी बुक में पूरा लैंग्वेज पढ़ो, क्या दिया है? एडिट पढ़ो, जो दिया है वैसे पढ़ो, पूरा लाइन पढ़ो। Yes sir, goodwill according to his share of profit to be calculating by taking twice the amount of profit of the last 3 years less 20%। ओके गुड, ठीक है। अब बोलो प्रॉफिट बोलो। सर 82,000, 82,000, 90,000, 90,000, 98,000। 98,000, ठीक है। ये साल में हम लोगों ने 2,70,000 आ गए, ठीक है। 270,000 टोटल प्रॉफिट आ गया। हमको 2 साल के जाना है इसमें, कितने साल का जाना है? लास्ट 3 इयर्स है, ठीक है। 3 years sir, twice of 3 years। ओके नो प्रॉब्लम। अब 270 का टोटल प्रॉफिट आया था आपका, उसमें तो -20% कर दीजिए आप। या उसका निकाल के कैसे भी आप पहले 20% माइनस कर दो, बाद में कर लीजिए, माइनस कोई बात नहीं। अभी उसका शेयर निकाल लीजिए पहले, ठीक है। बी का शेयर, बी की टाइप है ना, बी शेयर 270,000 into 2/6, now there are 3 6 in 90,000 का शेयर, ठीक। 3 सालों को प्रॉफिट लॉस 90,000 है, इसको प्राइस करना है, डबल करना है, डबल करना ना प्राइस है तो 90,000 into 2 180,000 माइनस 20%, इसका 20% घटा दीजिए, 36,000 माइनस हो गया। 1,44,000 है, तो कितना है? 1,44,000 आएगा। सही राम? यस सर, सर यही आएगा, लेकिन सर आपका बोर्ड विजिबल नहीं है सर। 270 के बाद क्या लिखा है सर आपने? 20 शेयर। तो मैंने क्या किया, 270 समझ आ गया आपको? टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म का है, सही राम? यस सर। उसको बी के शेयर से मल्टीप्लाई करो, 2/3 है बी का, 2/6 है बी का शेयर, इनटू 2/6 करो, यस सर 90,000। 90,000 और ट्वाइस लिखा है ऊपर, लिखा ना क्वेश्चन में, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो 90,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 90,000 into 2, यस सर 180। 180 माइनस 20% करो 180 का, 36,000 होगा, यस सर। तो बच गया 1,44,000। सर हाँ सर ऐसा कर सकते हैं क्या सर, पहले फर्म की गुडविल निकाल लें, उसके बाद बी का शेयर माइनस करें, तो भी सर आंसर सेम रहेगा या अलग होगा? बाकी गुडविल तो निकाली नहीं है इसमें, और गुडविल का निकाला, प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो प्रॉफिट 3 साल का हम ऐड कर लिए, है ना? यस सर। निकलवाई नहीं है, हमको बोला कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए 90,000। अब चाहे 20% पहले माइनस कर दो, जब बाद में माइनस कर दो, अमाउंट नहीं आएगा, डबल करने 30 माइनस कर दो, जब बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। एंट्री हो जाएगी ए डेबिट सी डेबिट टू बी, 3:1 में पे करेंगे दोनों, ये तो कर लोगे ना सर? यस सर। ठीक है, ओके।
हाँ भाई, और किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी किसी क्वेश्चन में? तो नहीं तो हम डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म चालू करते हैं। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है। टर्नओवर मतलब सेल्स है, ठीक है। यस सर। अभी निकालेंगे अपन अकाउंट में जो रेशियो एनालिसिस में टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, एक्टिविटी और रेशियो और टर्नओवर रेशियो ना, वो सारे के सारे सेल्स पे बेस्ड होते हैं। तो टर्नओवर यानी सेल्स, यानी इसका मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स द कैपिटल वाज रोटेटेड, कैपिटल इन्वेस्टेड इन गुड्स इज बीइंग रोटेटेड। जो स्टॉक में हमने पैसा लगाया उसको कितनी बार रोटेट किया, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। यानी डायरेक्टली बोला तो सेल्स है, ठीक है। यस सर। ओके, so now the 17 students are present, 7 अभी भी एब्सेंट हैं। ऐसा क्या हो रहा है, अपने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं आपकी क्लास से? हर्षी है क्या? हर्षी? यस सर। वो मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या आप लोग को? नहीं सर, ठीक पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे क्या एब्सेंट रहते हैं? इतने बच्चे इतना अच्छा ठीक नहीं, एक आध बच्चा तो लगता है कि चलो कोई काम हो सकता है, घर बैठ के भी अटेंड नहीं कर रहे तो फिर कैसे होगा? स्कूल में आना तो चलो नहीं आ पाते, लेकिन यहाँ तो घर पे बैठ के अटेंड कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर वो पूरा बैकलॉग पूरा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना, इतना वैसे ही कम टाइम बचा और इतना अगर बाद में सब लोग अटेंड नहीं कर रहे, बाद में बोलते हैं कि हमारे छूट गए, कैसे करेंगे हम लोग? पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, तो छोड़ने पड़ेगा उनको फिर। अच्छा अनुराग, कोई ऐसा दिख रहा है आपको इसमें जो रेगुलर अटेंड नहीं कर रहा है? इसमें कोई रेगुलर ऐसा है? एक तो हम लोग के पास क्या अटेंडेंस शीट है इसमें हाँ? सर, इसमें अभी 2-3 दिन से मैंने देखा सर, एक आदित्य नहीं, कौन? सर आदित्य कावरा। आदित्य कावरा नहीं है, हाँ, और पलक कावरा है क्या? पलक कावरा भी नहीं है सर। यस सर। सर पलक पलक कावरा है, आदित्य कावरा कहाँ है? आदित्य कावरा क्यों नहीं आ रहा है क्लास में? पलक सर डोंट नो। हाँ जी, सर आई डोंट नो। अरे तेरा भाई के पास में रहता तो पता नहीं, आई डोंट नो। सर हाल फिलहाल पता नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मैं पता कर लूंगा भाई, फोन लगाता हूँ घर पे उसके। ठीक है, और कौन नहीं है? और सर एक उमंग भी है सर, एक उमंग। हाँ, उमंग का तो मैंने सुना था, सर ने बताया था कि उसकी तबीयत शायद खराब है, उमंग कुछ बीमार है, कुछ ऐसा है। उमंग का तो मालूम चला था मुझे, अनु मिश्रा सर ने फोन लगाया, वो पी की क्लास में भी नहीं आ रहा ना, सर ने फोन लगाया तो सर ने बताया था। उमंग का तो मालूम है। और सर कभी कभी सर केशव भी आता है, नहीं आता है सर ऐसा। सबका क्या होम फैसिलिटी अवेलेबल है ना कि सबको, होम डिलीवरी फैसिलिटी, तो कि सबको तो इतना ठीक है, अटेंड किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, ये सबके पास तो होम डिलीवरी फैसिलिटी है। ओके, ठीक है। अच्छा अनुराग, एक क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। यस सर। एक एक यस सर। एक बात चली तो आपको बता दूं, आपका जो बोर्ड का होता है 12th क्लास का, उसमें जीके के ग्रेड आते हैं आपके मार्कशीट में, पता है ना आपको? लास्ट ईयर आपका जीके का एग्जाम हुआ था 11th क्लास में, सब बच्चों को याद है यस क्या? सर। यस सर। जीके का एग्जाम हुआ, और अभी तक हम जब ऑफलाइन स्कूल चलते थे तो 3 टेस्ट लेते थे उसमें से, है ना? तो बेस्ट ऑफ 3 जो आता था उसको देते थे हम लोग, बेस्ट ऑफ 3 को हम उसमें भेज देते हैं, मार्क्स उसमें भेज देते थे। जैसे आपने 3 एग्जाम दिए, एक में आपके 50 में से 45 आए, एक में 20 आए, एक में 25 आए, तो 45 हम आपके दे देते थे उसमें, उसके साथ जो ग्रेड आता वो देते आपको। अब अभी सर्कुलर आ गया है सीबीएसई का कि आपको जीएस का ग्रेड देना है, तो आप पढ़ना चालू कर दो आप लोग। हम लोग उसका एक 3 नहीं हुआ तो एक टेस्ट तो लेंगे कम से कम, है ना? अब गूगल फॉर्म पर टेस्ट लेने में सबको सबकी ग्रेड बढ़ जाएगी मुझे लगता है। गूगल फॉर्म वाला टेस्ट लिया तो अकेले गूगल फॉर्म से ग्रेड दिया तो सबकी ग्रेड खत्म हो गई, लगो मान लो। गूगल फॉर्म में रिजल्ट कैसा आता है वो समझ में आ गया मुझे, तो मिक्स कर लेंगे गूगल फॉर्म कुछ और कुछ डिस्क्रिप्टिव, ऐसे करके आपका एग्जाम ले लेंगे, है ना? तो मेरा जीके का क्वेश्चन ये था कि पहला वो कौन सा मास्टर है जिसने घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाई थी भारतीय संस्कृति के इतिहास में? तो पहला कौन सा टीचर है जिसने होम ट्यूशन पढ़ाई थी?
अनुराग सिद्धार्थ है क्या? सिद्धार्थ यस सर। है सर, सिद्धार्थ है सर। हाँ सिद्धार्थ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। अच्छा कोई बता सकता है, किसी को बताओ अपना से तुम। इस टीचर ने सबसे पहले घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाई थी? सर कोरोना में। अरे कोरोना की बात नहीं कर, हिस्ट्री में भी पास्ट में जब भी पढ़ोगे आप। सर श्री कृष्ण। ट्यूशन पढ़ाई थी श्री कृष्ण, तो वो तो यहाँ आए थे अपने उज्जैन आए थे, पता है ना? श्री कृष्ण तो शांति प्रिय आश्रम में पढ़ के गए थे। 21 दिन में 21 कलाएं पूरी सीखी हमने, तो संपूर्ण ब्रह्म बन गए, वो पूर्ण अवतार बन गए ना। श्री कृष्ण इज द ओनली कंप्लीट इनकारनेशन ऑफ गॉड। संपूर्ण पूरी 16 कला अवतार है भगवान श्री कृष्ण ना, पूरी 16 कलाओं से युक्त है। अच्छा कृष्ण के जीवन का एक कभी कोई किस्सा बताना, एक इंसिडेंस कृष्ण के जीवन में कब हुआ? कृष्ण को आपने किस समय कभी अपने जीवन में कब किस घटना पर कृष्ण रोए? राम तो बहुत बार रोए, कृष्ण कब रोए? सर हाँ सर जब भीष्म पितामह का स्वर्गवास हुआ तो सर तो रोए थे। नहीं, तब भी नहीं रोए। सर जब द्रौपदी का सर वस्त्राहरण हुआ था सर। कृष्ण के जीवन में रोने वाला चैप्टर नहीं था, कृष्ण कभी रोए नहीं किसी, यानी सबसे कष्टकारक जो क्षण था कृष्ण के जीवन का वो क्या था मालूम? जब यशोदा मैया को छोड़ के गोकुल से जब वो मथुरा जा रहे थे, पता है आपको? तो उस वक्त भी वो नहीं रोए ना, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म थे, कभी किसी तरह की बात से प्रभावित नहीं होते थे। पूरा निरपेक्ष भाव था उसके अंदर, पूरा निरपेक्ष, 100% डिटैचमेंट, कोई अटैचमेंट नहीं। पहले गोकुल छोड़ दिया, फिर मथुरा मथुरा आ गए, फिर मथुरा को छोड़ के द्वारका चले गए, कोई कहीं कोई अटैचमेंट नहीं है किसी तरह का, टोटल डिटैचमेंट है। सर जब सुदामा जी उनको बिना मिले तो रोते हैं सर। वो सुदामा चरित्र एक काल्पनिक, कितना उसमें सच्चाई है पता नहीं है, सुदामा चरित्र का है। सुदामा के दुखी बहुत हुए थे कृष्ण उसको देख के। अब वो कवि की कल्पना है कि कृष्ण ने अपने आंसुओं से उसका जो है वो चरण धो दिए, मान सकते हो आप उसको, लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है उस चीज की, क्योंकि सुदामा चरित्र जो लिखा है बाद के कवियों ने लिखा है। सुदामा चरित्र जो लिखा गया है ना, उसमें काव्य का पार्ट ज्यादा है, उसमें फैक्ट कम है। सुदामा चरित्र उतना ऑथेंटिक नहीं है, बाद के कवियों ने लिखा है। जितने सुदामा चरित्र एक कविता उसी के बेस पे सब लोगों ने बनाया है, जितने गीत बनाए सब बनाया उसके ऊपर बनाया है ना। तो भगवत गीता में कहीं सुदामा चरित्र का ऐसा वो नहीं है, ज्यादा उसका इतना वो नहीं है। बाद में कवियों ने उसको, हमारे आचार्यों ने उसको थोड़ा उसमें वो है ना टचिंग है, तो इसलिए उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी सुनाते हैं सुदामा चरित्र को, है ना। तो उतना उसका, लेकिन मान सकते हो कि उस समय रोए, ऐसे कभी वो रोए नहीं कृष्ण। सर हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर है आचार्य द्रोण। द्रोण ने स्वीकार किया था कि मैं कौरवों को पढ़ाऊंगा, है ना, और स्वीकार क्या किया कि मैं केवल राजपुत्रों को ही पढ़ाऊंगा। जाति प्रथा में बड़ा दृढ़ विश्वास था उनका, इसलिए क्या नाम सुना है ना उसका नाम, वो एकलव्य को पढ़ाने से मना कर दिया था, पता है क्या आपको? एकलव्य गए थे उनके पास पढ़ाने के लिए कि मेरे बेटे को भी आप पढ़ा दो, तो आप तो आचार्य हो और शिक्षक को तो समदर्शी होना चाहिए, उसको तो भेदभाव नहीं करना चाहिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर। लेकिन आचार्य द्रोण ने बोला कि मैंने तो एग्रीमेंट कर लिया है ना, और एग्रीमेंट क्या किया, मेरे एग्रीमेंट की कंडीशन ये है कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा दूंगा, तो इसलिए एकलव्य को पढ़ाने से उन्होंने मना कर दिया। एकलव्य को, हालांकि एकलव्य वाज वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, पता है, देखा ना आपने उसका टैलेंट देखा ना, एकलव्य अर्जुन से कहीं कम नहीं था उसमें टैलेंट में। इससे एक बात और सिद्ध होती है कि टैलेंट किसी जाति का, धर्म का, समाज का मोहताज नहीं है। टैलेंट किसी के अंदर भी हो सकता है, गरीब के बच्चे में भी हो सकता है, अमीर के में भी हो सकता है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का बच्चा टैलेंटेड हो सकता है। टैलेंट किसी की बकौती नहीं है कि मेरी इस जाति के बच्चे या इस समाज के बच्चे या इस धर्म के बच्चे टैलेंटेड होंगे,
any religion, any caste, any community, any gender, लड़कियां भी talented होती है, लड़के भी होते हैं, anyone can have that gift of God, है ना। भगवान ने तो भेदभाव नहीं किया, भगवान ने सबको बराबर दिया है, किसी को कोई भेदभाव नहीं किया। हम लोगों ने बांट दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, that is our creation, it is not God's creation। भगवान समदर्शी है, सबको समान देखते हैं, सबको समान रखते हैं, सबको समान भाव से देते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, है ना। सर जी सर, कृष्ण जी जब उनकी बर्थ हुई होगी तब तो सर रोए होंगे ना सर? वो तो सिद्धार्थ, सीधी बात है, बच्चा तो दुनिया का रोता है, अब पता नहीं, हो सकता है उस समय भी नहीं रोए होंगे, समझ तो डेफिनेट हर बच्चा रोता है ना। वो तो ठीक है, नहीं वो मैं जन्म के बाद की नहीं, जब वो समझदार हो गए, जब से उनको थोड़ा, हालांकि कृष्ण तो बहुत जल्दी समझदार हो गए थे, है ना। ज्ञान तो बहुत बचपन से उनके पास सब असीम था, तो ब्रह्म थे तो उनको ज्ञान की तो कमी नहीं थी, मैच्योरिटी तो बचपन से होगी, उन्होंने छोटी सी उम्र से राक्षसों को बहुत चालू किया था। हाँ, उस समय तो रोए होंगे, नेचुरल बात है। अच्छा, रोता क्यों बच्चा आता तो, जन्म जब होता बच्चे का तो रोता क्यों? सर इतने सारे स्ट्रेंजर्स लिखते हैं सर। हाँ, एक तो रीजन ये भी है। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि जो सर उसे अपने कंफर्ट जोन से निकाल लेते हैं। हाँ, ये साइंटिफिक लॉजिक है, ये साइंस वाले लोग बताते हैं ना कि वो कंफर्ट जोन में होता है। हालांकि ऐसा बताते हैं कि वो सबसे ज्यादा गंदगी की जगह पर रहता है, उस समय तो गंदगी से बाहर निकलता है, नर्क से बाहर आ जाता है एकदम, ऐसा है उसमें। तो जो है ना, कंफर्ट जोन की बात करते हैं, कंफर्ट जोन नहीं है वो, बड़ा पीड़ादायक समय होता है जीव के लिए। जो माइथोलॉजी बोलती है वो कहते हैं जीव के लिए बड़ा पीड़ादायक समय होता है वो, है ना। लेकिन उसका ऐसा बोलते हैं माइथोलॉजिकल जो आंसर उसका ये है कि वो जीव जो होता है, जीवात्मा जो होती है, वो देखती है कि दुनियादारी के कहाँ इस चक्कर में आ गया वो, है ना, ब्रह्म को छोड़ के इधर आ गया, तो इस सारी दुनिया को देख के उसको बड़ा कष्ट होता है, तो रोने लगता है, ऐसा कहते हैं। बाद में तो बड़ा खुश होता है, बड़ा होके खूब पैसा मिल गया उसको, अच्छी शादी हो गई, तो वो बड़ा खुश होता है बाद में तो, है ना। लेकिन शुरू में तो उसको लगता है कि यार कहाँ आ गया मैं, तो जिस काम के लिए आया था वो थोड़ा, हाँ कौन बोल रहा है, ही इज बैक इन द लाइफ, ठीक है। चलो छोड़ो, माइथोलॉजी में चलेंगे तो मेरा तो पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा, कोई खत्म नहीं है ना। अभी हम लोग चलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के ऊपर, ओके सर। हाँ जी। तो सर जीके का सर टॉपिक वगैरह बताए जाएंगे या सर जनरल नॉलेज? मैं सोचा था जनरल नॉलेज रख लें, जैसे जीके में होता है ना आपका, जीके में जैसे आपका सोशल साइंसेज भी आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा रखेंगे तो। या फिर कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप टॉपिक रख लेंगे 4-5, उसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे इस बार ये चला आपका अभी कोरोना, एक कोविड-19 का एक टॉपिक ले लिया हमने, आईपीएल चल रहा है इसका टॉपिक ले लिया, या पॉलिटिकल जो कोई चल रहा है विश्व, चाइना इंडिया कन्फ्रंटेशन, इसको ले लिया। इस तरह के कुछ टॉपिक ले लेंगे, उनको तैयार कर लेना आप लोग, फिर उसका टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले टॉपिक बता देंगे कि ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, आपको उससे प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ग्रेड नहीं खराब करनी है आप लोग की, ठीक। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप। आपको इसमें बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी पूछ लेना, आपको रिजोल्यूशन में और किसी चैप्टर में पार्टनरशिप, जब भी आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम किसी भी क्लास में पूछ लेना, ठीक है। सो नाउ dissolution of firm, dissolution of partnership firm, this is the last chapter, and we discussed in the beginning that was reconstitution of partnership। हमने एक वर्ड यूज किया था, reconstitution of partnership। reconstitution of partnership means a change in the agreement between the partners, है ना, or it is called dissolution of partnership। It is reconstitution of partnership or dissolution of partnership। So in dissolution of partnership, the agreement is changed, terms and conditions of the agreement of partnership are changed, but the same business or same firm continues with new terms and conditions, new number of persons, but business is same and that business continues. That is called dissolution of partnership। Dissolution of firm means end of the business of partnership firm, है ना। Dissolution of firm means end of the business of
partnership firm. The business of partnership firm comes to an end and partnership firm ceases to its existence. It's no more. Are you understanding? Sairam? Yes, sir. Dissolution of firm means end of the business of the firm. Firm's existence is no more. Its assets are sold and liabilities are paid. No? So that is called dissolution of partnership firm. So when firm is dissolved, partnership is automatically dissolved. If firm is dissolved, there is no existence of partnership. What is the value of agreement between the partners now after the dissolution of firm? That's why it is said that dissolution of partnership does not mean dissolution of firm. What I said? Dissolution of partnership does not mean dissolution of firm, but dissolution of firm compulsorily is the dissolution of partnership. पता है ना, dissolution of partnership means only agreement is being changed, old agreement is dissolved and a new agreement is made. So firm continues, business of the firm continues. But dissolution of firm means business comes to an end, so there is no use of that agreement. That's why if firm is dissolved, partnership will automatically be dissolved. But if partnership is dissolved, it does not mean that firm is dissolved, firm can continue. So the most important question, theory question from this chapter is this same question, difference between dissolution of partnership and dissolution of firm. This is the most important question from this chapter. That is, what is the difference between dissolution of partnership and dissolution of firm. So is this clear to all of you? Yes, sir. Legal definition दिया section 39 में. Dissolution of firm means dissolution of partnership among all the partners. In such an event, all assets of the firm are realized or sold and liabilities are paid. And after that, whatever balance is left, that is used to repay the partners' capital. That we will discuss how to use the amount. हमारे process में हम उसमें discuss करेंगे. अब आता methods of dissolution of firm. कौन-कौन से तरीके से firm dissolve हो सकती है? तो एक तो था mutual agreement, है ना? जैसे आपने देखा कि firm can be formed by agreement by between the partners mutually. ऐसे वो decide कर सकते हैं कि now we don't want to continue this business and we have to dissolve the firm. So by mutual agreement between the partners, a firm can be dissolved. They can pass an agreement or they can pass a resolution with consensus that we don't want to continue this business and they can close the business of the firm. Second is the compulsory dissolution. Whether the partners want or don't want, in these conditions, partnership firm will be compulsorily dissolved. So एक दिया है, when all partners or all partners except one become insolvent. ये सारे partner या एक को छोड़ के बाकी सारे insolvent हो गए, तो agreement के लिए दो लोग की जरूरत है. अब तो एक ही बचा तो partnership firm नहीं चला सकता, इसलिए dissolve हो जाएगी. और when all partners और die भी हो सकता है, and business of the firm becomes illegal, unlawful. Firm जो business कर रही थी वो business illegal, unlawful declare कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना? तो जब business ही unlawful हो गया तो वो firm कैसे काम कर सकती है? That business is to be closed. So in these two conditions, firm will be compulsorily dissolved. एक तो all partners or all partners except one partner has become insolvent, and second one is the business of the firm has been declared unlawful by the government of the country or by the law. तीसरा होता है by notice, ना? In case of partnership at will, एक partnership at will होता है ना, the life of partnership depends on the will of the partners. So in case of partnership at will, as soon as any partner expresses his or her will to dissolve the firm, firm will be dissolved. No, so that is in case of a partnership at will. अगर इस तरह की आपने पार्टनरशिप बनाई है, दो तरह की होती है, कि पार्टनरशिप फॉर ए टर्म एंड पार्टनरशिप एट विल.
So partnership is at will. In that case, if any partner expresses his or her will to dissolve the firm, firm will be dissolved. फिर होता है on happening of event. क्या इवेंट होती है? बड़ा सिंपल है. If a firm is being made for a specific period of time, suppose a firm is made for 5 years. किसी को रोड बनाने का ठेका मिला, उसने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, 5 साल में काम कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल के लिए पार्टनरशिप बनाते हैं. तो जैसे ही वो टाइम पूरा होगा फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, है ना. सो ऑन कंप्लीशन ऑफ द पीरियड, जितने टाइम के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई थी वो पूरा होगा, वैसे फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. हालांकि इसमें ऑप्शन ये है कि चाहे तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं उसको, कि पार्टनर प्लीज दे कैन एक्सटेंड, बट नॉर्मली इट विल बी dissolved as soon as the time is over. On completion of venture, if the firm is made for a specific work, किसी एक काम को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, तो जैसे ही वो काम पूरा होगा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये मैं एग्री करता हूँ. डेथ ऑफ पार्टनर तो होती नहीं है डिसॉल्व, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती, फर्म नहीं होती है. अगर 2 ही पार्टनर होंगे तो हो जाएगी. इन द पार्टनरशिप फर्म अगर 2 ही पार्टनर होंगे और एक की डेथ हो गई तो डिसॉल्व हो जाएगी, है ना. इंसॉल्वेंट हो गए एक पार्टनर तो भी हो जाएगी, वो तभी होगा जब 2 ही पार्टनर होंगे, तो अदरवाइज नहीं होगी. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. अब कोर्ट को क्या पड़ी है आपकी फर्म में इंटरफियर करने की? तो कोर्ट इंटरवीन्स ओनली व्हेन एनी पार्टी whether directly or indirectly related to firm applies in the court for the dissolution of firm. कोई ना कोई जब कोर्ट में जाके अपील करता है डिसोल्यूशन के लिए, तभी कोर्ट इंटरवीन करेगा, तभी डिसॉल्व करेगा. तो कौन कौन सी कंडीशन में कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है फर्म को? एक तो होता है ए पार्टनर बिकम ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. एक पार्टनर अनसाउंड माइंड यानी पागल टाइप का हो गया कुछ, है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाकी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उसके साथ चीटिंग हो सकती है, तो वो अप्लाई कर सकता है कि फर्म को डिसॉल्व करें. हालांकि वो चाहे तो फर्म छोड़ सकता है, लेकिन वो डिसॉल्व कर सकता है फर्म को. दूसरा है ए पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज. फिजिकली इनकैपेबल हो गया, मेंटली इनकैपेबल हो गया, अब उसके रिकवरी होने के कोई चांस नहीं है, तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है. तीसरा है पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. चोरी करते हुए पकड़ा गया, उससे क्या होगा, फर्म का नाम एडवर्सली इफेक्ट होगा, तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है बाय कोर्ट. पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कोई पार्टनर बार बार ब्रीच करता है, लगातार जानबूझ के तोड़ता है, उसको किसी की सुनता भी नहीं है, तो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे तो कोर्ट उसको डिसॉल्व कर देगा, है ना. उसके बाद है अगर कोर्ट को ये भरोसा है कि बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड एक्सेप्ट एट ए लॉस, यानी इस बिजनेस में प्रॉफिट होने के कोई चांस नहीं है, किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट होने की कोई चांस नहीं है, लॉस ही होगा, तो कोर्ट उसको डिसॉल्व कर सकता है. और लास्ट कंडीशन है एनी अदर रीजन कोर्ट थिंक इज जस्टिफिकेबल टू डिसॉल्व द फर्म. कोर्ट को और कोई ग्राउंड ठीक लगता है तो उस ग्राउंड पर वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है. ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं. इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस कंडीशन में कौन सा होता है. इसको थ्योरी को ज्यादा अच्छा कि आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ें. इसकी जो थ्योरी है वो एनसीईआरटी बुक में पढ़ना ज्यादा अच्छा है. किसी भी चैप्टर की थ्योरी जो पढ़े वो एनसीईआरटी बुक से पढ़ें, वो ज्यादा ऑथेंटिक है. ठीक है, तो ये कंडीशंस ऑफ डिसोल्यूशन, मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन है. डिफरेंस तो हम बता ही चुके हैं आपको. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में मीनिंग का डिफरेंस है. कोर्ट्स इंटरवेंशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो कोर्ट का इंटरवीन नहीं होता है ना, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हो सकता है. बिजनेस कंटिन्यूएशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में तो बिजनेस बंद हो जाता है, पार्टनरशिप में कंटिन्यू रहता है. क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू रहती है पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तब, ना, और फर्म जब होती है तो बुक्स क्लोज हो जाती है. असेट्स एंड लायबिलिटीज, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन होता है, डिवैल्यूएशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन होता है, उसको बेच देते हैं, उनको रियलाइज हो जाती है. इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यूज इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जो बचे हुए पार्टनर उनके बीच में चलता रहता है चेंज एग्रीमेंट के साथ में, लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में खत्म हो जाता है ना. इफेक्ट क्या होता है जो मैंने आपको बताया था, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, बट डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरीली मीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का. तो अब अगली क्लास में तो हम बीएस पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे.
It will take 2-3 days to discuss the entries account. उसके बाद फिर हम उसका न्यूमेरिकल करेंगे, 2-3 क्लास तो उसमें निकल जाएंगे हमारी, उसका थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझना है हमको, उसके बाद फिर हम इसका न्यूमेरिकल चालू करेंगे, ठीक है। So I think time is over. Okay, 2:43. So for now you can leave. We will meet after 10-15 minutes in the next class. Bye, Ram.